अस्सलाम वालेकुम। आज इज़राइल और ईरान के दरमियान जो एक जंग चल रही है उसका 7वां दिन है और अब दुनिया की जो एक वो स्लीपिंग जायंट्स हैं रशिया चाइना आहिस्ता-आहिस्ता वो वेन कर रहे हैं इस लड़ाई के अंदर बिकॉज़ अभी तक आपने देखा है कि यूएस जो है वो टामक-टोइयाँ मार रहा है। ख़ास तौर पे प्रेज़िडेंट ट्रंप की जो एक डिप्लोमैटिक पोज़ीशन रहती है कि वो सब टामक-टोइयाँ मार देते हैं ट्विटर पे आके और ट्रूथ सोशल पे आके ताकि पूरा जो पोटेंशियल पॉलिटिकल स्प्रेड है वो कवर हो जाए और फिर जब वो 7, 8, 10 दिन बाद मामला हल हो जाता है, तो वो एक ना एक चीज़ उनकी जैसे पेशगोई लगती है। हालाँकि अगला ही जो उनका जुमला या पिछला जुमला होता है, वो उसको बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला होता है। लेकिन इस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, वो एक ब्लिट्ज़ अटैक करके एक कन्फ्यूजन की एनवायरनमेंट के अंदर अपॉर्चुनिस्टिकली अपनी वो चीज़ को मनवा लेते हैं। इसके अंदर अब फाइनली ये एक स्टेटमेंट आई है, ये स्काई न्यूज़ पे रिपोर्ट हुई है कि रजीम चेंज क्रेमलिन की तरफ से, रशिया की तरफ से कि रजीम चेंज ईरान में अनएक्सेप्टेबल है और जो असैसिनेशन है सुप्रीम लीडर का वो पेंडोरास बॉक्स को खोल देगा। और वो इशारा इस तरफ है कि बहुत नेगेटिवली व्यू करेगा रशिया इसको, इस असैसिनेशन या रजीम चेंज को, और इंतहाई डिसअप्रूवल के साथ इसको अप्रोच करेगा और ये एक बहुत बड़ा एक्शन क्रिएट कर देगा ईरान के अंदर, जिसकी शक्ल जो है वो एक्सट्रीमिस्ट मूड्स के अंदर मैनिफेस्ट करेगी। ये बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट मजहबी मूड जो है वो ईरान और गिरदनवा के अंदर मैनिफेस्ट करेगा। हम इसी आइडिया को एक्सटेंड करते हैं और ये पुतिन की जो तरफ से जो बयान आया है इसको ऐड करके हम एक्सटेंड करते हैं कि जो अहले तशय्युह कम्युनिटी जिनके जज्बाती और रूहानी वाबस्तगी है ईरान की सुप्रीम लीडरशिप के साथ, तो उसमें इराक के जो आयतुल्ला सिस्तानी साहब भी हैं, जो हालांकि वो दूसरी पार्टी के दूसरे ग्रुप में के हैं, उन्होंने भी फरमाया कि अगर ये मामला हुआ, ये पूरे खत्ते को एक केओस के अंदर उसकी आग में इसको जला देगा। और ये वो ब्लोबैक है जिसका एक बड़ा कोल्ड, सिनिकल और कैलकुलेटेड एनालिसिस किया जा रहा है सारी रीजनल और ग्लोबल पार्टीज़ की तरफ से कि जो स्टेटेड गोल्स होते हैं लड़ाई के वो क्या हैं यहाँ पे। इजराइल ने ये लड़ाई शुरू तो कर दिया है और दो स्टेटेड गोल्स अपने बता दिए, वो बड़े लॉफ्टी गोल्स हैं जो कि इजराइल ना टेक्निकल ना मिलिट्री प्रोफिशिएंसी रखता है कि उनको वो फुली एग्जीक्यूट कर सके। एक है रिजीम चेंज और एक है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फुली जो है वो जो इवन पोटेंशियल था उसके अंदर उसको फुली वो डिस्ट्रॉय कर दें। मैं ये एक इंसल्ट के तौर पे या वो तज़ीक के तौर पे नहीं कह रहा, वो तो हालांकि मैं बहुत ज़्यादा जज्बात रखता हूँ इसराइल के लिए, लेकिन इसराइल टेक्निकली वाकई में ऑन पेपर वो ना म्यूनिशंस की कैपेसिटी रखता है, ना उसके पास इस तरह के बॉम्बर्स हैं, ना वो डीप बंकर बस्टर बम इस्तेमाल कर सकता है, उसके पास वो म्यूनिशन है ही नहीं कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को फुली सेटल कर पाए, तबाह कर पाए। नंबर एक। नंबर दो, ईरान की जो मिलिट्री टॉप ब्रास और लीडरशिप रही, एक तो मिलिट्री लीडरशिप ने साबित कर दिया कि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। इस तरह के हमास के साथ उन्होंने एक अनविनेबल गोल लगाया था, या मज़ाहमती तहरीकों के साथ के एक अनविनेबल गोल कि जिनकी लीडरशिप डिसेंट्रलाइज्ड है, जिनकी मैन पावर डिसेंट्रलाइज्ड है, जो छोटे छोटे यूनिट्स में ऑपरेट करती है, और उनका काम सिर्फ ये है कि अगर इसराइल को डिसप्रूव करना है कि वो अपने मिशन में कामयाब हुआ कि नहीं, कि उन्होंने सिर्फ एक चौकी पे जाके फायरिंग करनी है या एक टैंक के ऊपर जाके उन्होंने हमला करना है, एक मिसाइल रॉकेट मारना, मिसाइल भी नहीं बल्कि उसको शोल्डर माउंटेड रॉकेट मारना है। तो इतने छोटे से एक दो तीन बंदों के ऑपरेशन से अगर वो पूरे इजराइल के स्टेटेड वॉर गोल को डिस्प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ बदनीयती और फतूर इजराइल का नजर आता है कि इजराइल एक कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वॉर, टेरर एंड जुबिलेशन के अंदर आना चाहता है। ये यादिल बगदादी को मैं, जो कि एक बड़े एनालिस्ट हैं फ़िलिस्तीनी जो डेनमार्क में बैठे हैं, उनका हमने इंटरव्यू भी किया था अपनी पॉडकास्ट पे, उनके एक थ्रेड उन्होंने रिसेंटली पब्लिश किया, उसको मैं हाइपर वो मतलब पैराफ्रेज भी कर रहा हूँ उसको इस्तेमाल करते हुए, कि इजराइल एक मेंटेनेंस रखना चाहता है, एक टेरर की और एक जुबिलेशन की, एक्साइटमेंट की कैफियत अपनी पॉपुलेशन के अंदर। और उन्होंने एक प्रोडिक्शन दी और मैं एग्री करता हूँ उसके साथ कि इजराइल अब 7 अक्टूबर ऑनवर्ड्स परपेचुअली एक स्टेट ऑफ वॉरफेयर के अंदर ही रहेगा, क्योंकि उसके अब जो जैसे रीज़न या रैशनल फॉर एग्जिस्टेंस है वो अब इसकी बुनियाद के ऊपर खड़ा है कि इजराइल जो है वो एक्सपेंशनरी वायलेंट अग्रेसिव पावर रहेगा रीजन के अंदर, अदरवाइज इसराइल विल सीज टू एग्जिस्ट। और ये एक हकीकत नज़र भी आ रही है कि इसराइल अपने आप को एग्जॉस्ट कर देगा इन लड़ाइयों के अंदर। ना वो अभी तक कामयाब हुआ है कि, हालांकि आप देखें मुज़ाहमती लीडरशिप्स जो हैं, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे वो फ़लस्तीन के लोग हों, चाहे वो काफ़ी लीडरशिप को असैसिनेट करने में कामयाब हुआ है इसराइल। इसके बावजूद उनकी मुज़ाहमत, उनकी तहरीकें, उनकी फ़ाइटिंग कैपेबिलिटीज़ मोर लेस इंटैक्ट हैं। और 2 साल 3 साल 6 महीने थोड़ा सा भी अगर गैप या लाल आता है फाइटिंग के अंदर, तो वो रिकवर करके, रिकूप करके, रीआर्मामेंट करके दोबारा अपनी कैंपेन शुरू कर सकते हैं। एट द वर्स्ट और एट द बेस्ट वो ऑलरेडी इस वक्त इंगेज्ड है। तो ईरान जो कि एक फुल स्केल मुल्क है जिसकी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी
इन टर्म्स ऑफ उसके जो नंबर ऑफ राउंड्स उसके पास मौजूद हैं, वो तो टोटली इनकम्पस करते हैं, गल्फ करते हैं ईरान के डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स को, वो तो उनसे ज़्यादा हैं। और जो रीजन के अंदर जो 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 पेट्रियट डिफेंस सिस्टम्स हैं, मिसाल तौर पे अमेरिकन के, पूरे गल्फ के अंदर जो उनके पास म्यूनिशंस हैं, वो उससे ज़्यादा उनके पास मिसाइल हैं। तो एक सिंपल कैलकुलस अगर देखा जाए कि ईरान अगर, ये अलग एक बचकाना है, सिंप्लीफाइड एग्जांपल है, बट अगर ले लिया जाए कि ईरान अपने टोटल म्यूनिशंस अगर चला दे गल्फ के टारगेट्स के ऊपर और इसराइल के ऊपर, तो दे डोंट हैव इनफ इक्विपमेंट। इवन अगर 100% डिफेंस रेट होता है कि 100% जो मिसाइल्स डिफेंस के फायर ऑफ होते हैं, जो ये जैसा एरो सिस्टम है, आयरन डोम है, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है, डेविड स्लिंग है, तो अगर वो 100% भी अपने टारगेट्स को अचीव करता है, तो जो 30-40% ज़्यादा मिसाइल हैं वो तो गिरने ही गिरने हैं। तो एक अट्रिशन की जो लड़ाई जो ईरान लड़ना चाह रहा है, जिस तरह उन्होंने 2 साल लड़ी है इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, उस लड़ाई में इसराइल नहीं इंटरेस्टेड। इसकी वजह से उन्होंने वो स्टार्ट में ब्लिट्स वाला अटैक किया और फ़ौरन उनकी लीडरशिप को एस्पिनाज और सबटरफ्यूज के ज़रिए असैसिनेट किया, लोकल्स को इस्तेमाल किया, इंडियन जो वहाँ अफसर लोग थे वहाँ पे उनको इस्तेमाल किया, जो भी सारे फिफ्थ कॉलमिस्ट एलिमेंट थे। कुछ लोग कह रहे हैं द्रूज़ के लोग इन्वॉल्व थे, द्रूज़ मज़हब के, सॉरी भाई मज़हब के, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अफगान नेशनल्स भी हैं। ये सारी मुबैना खबरें हैं, बट पॉइंट ये है कि डिसरेंट ग्रुप्स को ईरान के अंदर इस्तेमाल किया गया और सबटरफ्यूज के ज़रिए एक बड़ा लाइटनिंग अटैक किया गया और जल्दी से एक केओस क्रिएट करने की सेशन वो बनाई गई। लेकिन उसके बावजूद ईरान की मैनेजमेंट जो कि डिसेंट्रलाइज थी काफ़ी हद तक, उन्होंने जल्दी से रिकूप किया, वो घूंट का मतलब धनिए का घूंट पिया उन्होंने, और फिर दोबारा टुक एक अट्रिशन का बॉक्सिंग मैच शुरू कर दिया। इस ज़िमन में जो तफसीली थ्रेड है वो हम यहाँ अटैच कर देंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आदिल बगदादी का जो थ्रेड है वो यहाँ अटैच कर दिया जाए। कमेंट्स में आप पढ़ सकते हैं जाके ट्विटर पे, उन्होंने बहुत अच्छा ब्रेक डाउन किया है ईरान का और इसराइल की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, जो उनके स्टेटेड और अनस्टेटेड या अनस्पोकन गोल्स हैं इस जंग को लेके, रेड लाइन्स क्या हैं उनकी उस लड़ाई को लेके। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी एक रिसेंट स्टेटमेंट दिया उसको भी समझने में आपको आसानी आएगी कि मैं 2 हफ्ते के लिए ब्रेक मांग रहा हूँ। अब उसके अंदर अगर आप देखें तो सीमोर हर्ष जैसे जो माहिरीन हैं, जो आप कह लें कि पावर कॉरिडोर की तरफ से या डीप स्टेट की तरफ से ख़बरों को लीक करने वाले, या उनके आप क्या कहेंगे, स्टेनोग्राफर कहेंगे उनके, जो उन लोगों की ख़बरों को रिपोर्ट करते हैं और उन लोगों की बात को लीक करते हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक रूज़ खेला है, एक चाल खेली है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वीकेंड के अंदर बमबारी कर देगा इसके ऊपर, ईरान के ऊपर। इस ज़िमन में अब सारे सिनेरियोस को अगर देखा जाए तो अगर एक वर्ल्ड व्यू को माना जाए तो लगता है ये कि ट्रंप को और अमेरिका की मैनेजमेंट को डूप किया गया इसराइल की तरफ से इस लड़ाई के अंदर। और अगर एक साइड के आर्ग्यूमेंट को माना जाए तो और डूप किया गया, लेकिन फिर दोबारा फ़ौरन अमेरिका ने रिकवर करके स्टैंड कर लिया कि हाँ जी असी तो नाल ने, असी तो शुरू तो रल लेने ते असी तो जंग लड़नी है ईरान के खिलाफ, तो असी तो रजीम चेंज करानी है और असी तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करना है। डिक्लेयर्ड गोल्स में से अमेरिका भी न्यूक्लियर प्रोग्राम की ही बात कर रहा है, रजीम चेंज की अमेरिका ऑफिशियली बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ इसराइल कर रहा है। लेकिन एक इम्प्लिसिट और टैसिट एग्रीमेंट्स नज़र आती है जो मीडिया स्केप के थ्रू और जो माउथ पीसेस हैं ट्रंप रजीम के या मगा रजीम के, या जो उनके पसंदीदा जर्नलिस्ट हैं, उनके अंदर भी एक रिफ्ट नज़र आती है। एक कैंप कहता है उड़ाओ, मौलवियों को ख़त्म करो, हमें इस्लामिक रेडिकल से वो डर लगता है, और एक ग्रुप जो है वो कह रहा है ईरान को अपने हाल पे छोड़ दो, हम क्यों इसराइल की लड़ाई को लड़ना चाह रहे हैं। और ये वो एम्बॉडी भी होता है जो पिछले दिनों में डिस्कस किया था कि टेड क्रूज की और जो टकर कार्लसन की डिबेट थी, दोनों हैं अमेरिकन डीप स्टेट के बंदे। एक कहता है कि यार जान छोड़ो इसराइल को लो, दूसरा कहता है यार इसराइल जो है वो हमारा माई बाप है, सब कुछ है। सारी बात डिपेंड करता है लॉबिंग और ग्रुप्स के ऊपर, किससे ताल्लुकात हैं, किससे पैसे कमाए हैं वगैरह वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें 1 साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे
देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब, इंशाल्लाह सी यू सून। इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर हम दूसरी साइड को मान लेते हैं कि अमेरिका नहीं बेवकूफ़ बना या ट्रिक नहीं हुआ, और अमेरिका फुल वेल नोइंग प्लानिंग के साथ अमेरिका जेन्युइनली एक ट्रिक के तौर पे नेगोशिएशंस को लटका रहा था ईरान के सर के ऊपर, तो वो और भी खौफनाक बात है मेरी जाती राय में। और जब भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो फिर वो साबित हो जाती है कि वाकई में वो लेफ़्ट की दिखा के फिर राइट मारने वाले हैं कि वो इस वीकेंड पे खुदा ना खास्ता बहुत बड़ी कोई ऑपरेशन ना कंडक्ट कर लें। इस ज़मीन में पीटीआई वाले, पाकिस्तान में अपोजिशन वाले, बलोच लीडरशिप, बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स हमारे बैठे हुए हैं डायस्पोरा में, वो सारे ये कहने लगे कि पाकिस्तान की जो चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब को खाने में बुलाया गया था वो इसलिए कि पाकिस्तान से एयर बेसिस ली जाएँ। अब असल में लेथार्जिक थिंकिंग हमारे यहाँ ऐसे जैसे ना, मतलब हमारा ना को हस्बे मामूल बन चुका हुआ है। भाई इराक में उनके पास एयर बेसिस हैं, वो पाकिस्तान से क्यों उड़ेंगे? इराक ईरान भी एक बॉर्डर शेयर करते हैं। दे ऑलरेडी हैव स्ट्रेटेजिक एसेट्स, जो कि बाय द वे ईरान की मदद से ही उन्होंने इराक में बनाए हैं। सो फॉर देम टू फ्लाई इनटू ईरान इज़ नो प्रॉब्लम। अमेरिकन के लिए द ब्लो बैक जो वो कंसिडर कर रहे हैं इसके उनके एसेट्स को, जो कि ईरान ने थ्रेटन भी किया था कि आप सोचिएगा भी मत, हम 50,000 आपके फौजी जो हैं वो मार देंगे। यही कर रहे हैं ना, 50,000 कॉफिन्स तैयार कर लो। दैट इज़ एग्जैक्टली द नंबर ऑफ ट्रूप्स जो गल्फ में पोस्टेड हैं। सो उन्होंने कहा कि ये मुराद यहाँ पे क्या है कि ये सारे हमारे लिए टारगेटेबल हैं। हम सलाहियत रखते हैं कि हम अपनी लैंड टू लैंड जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उससे इनको टारगेट करें और कत्ल कर दें। और फिर जाहिर बात है इसके अंदर मिलिशियाज भी ट्रिगर हो जाएंगी, गन बैटल्स भी शुरू हो सकते हैं पोटेंशियली, अगर ईरान की मेन लैंड को अमेरिका थ्रेटन करता है। साथ ही साथ जो अल्टीमेट किकर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो दुनिया का 25-30% LNG का सप्लाई राउट है, जो चाइना को फीड करता है। फिर ईरान की इटसेल्फ जो गैस और ऑयल की वो एनर्जी की मार्केट है वो चाइना को फीड करती है। ग्लोबल इकोनॉमी एक स्टैंड स्टिल पे आ सकती है, मार्केट्स कोलैप्स कर सकती हैं अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को या गल्फ में ऑयल के रिग्स और स्टोरिंग फैसिलिटीज़ को ईरान टारगेट करता है। ये है वो कैलकुलस जिसके तहत अमेरिका ने 2 हफ्ते मांगे हैं, ठीक है ना। तो जो लोग उछल उछल के कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एयर बेस से दे देगा, ना पाकिस्तान को देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान से क्या मांगा होगा? मैं अगर इसको एक सिनिकल तरीके से ब्रेक डाउन करूँ, एज ए नेशन स्टेट एट द मिनिमम के चुप रहो, एट द मिनिमम के चुप रहो, इन्वॉल्व नहीं होना। एट द मैक्सिमम इंटेलिजेंस शेयरिंग, जियो स्पेशल इंटेलिजेंस शेयरिंग, जो कि सारे ममालिक दूसरों के ख़िलाफ़ करते हैं। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, अच्छी चीज़ नहीं होगी, बट उसके अंदर भी अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी तो वो वही वाली होगी जो अफगानिस्तान में भी हम करते थे। यू नो व्हाट आई मीन? वो पाकिस्तान स्टूपिड नहीं है। पाकिस्तान अपने एग्जिस्टेंशियल इंटरेस्ट को प्रेफरेबली आइडियली ऊपर रखेगा अमेरिका की किसी डिमांड से, बिकॉज पाकिस्तान ने एक रिस्क असेसमेंट की होगी अफगानिस्तान के मामले में कि इसका ब्लो बैक जो है वो हम कंटेन कर लेंगे। बट आई गारंटी यू कि कोई भी अगर रिस्क असेसमेंट वाला कोई ब्यूरोक्रेट, कोई टेक्नोक्रेट बैठा हुआ है, कोई भी कभी नहीं कहेगा कि हम ईरान का ब्लो बैक मैनेज कर लेंगे। उसकी वजह ये है शिया मिलिशाज, शिया मज़हब की जो जज्बाती वाबस्तगी है, ईरान की न्यूक्लियर पोटेंशियल, ईरान की बैलिस्टिक और मिसाइल कैपेबिलिटी, ईरान का जो बहुत बड़ा स्प्रेड और इन्फिल्ट्रेशन है पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इंटेलिजेंस के अपरेटस वगैरह वगैरह। आई डोंट नीड टू। फिर हमारा जो बलोच प्रॉब्लम है कि बलूचिस्तान जो मुश्तरक बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान और सिस्तान वाला, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलिटेंट फैक्शंस हैं जिनको हम दोनों वक्तन फ़वक्तन पेट्रनाइज करते रहे एक दूसरे के ख़िलाफ़। अफ़गानिस्तान का प्रॉब्लम जो है हमारे बॉर्डर के ऊपर, पश्तूनिस्तान का जो क्लेम है, सो मैनी डिफरेंट, लाइक वो जो अगर सिस्तानी साहब को लगता है या क्रेमलिन को लगता है ना पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, तो पाकिस्तान तो बिलीव करता है कि क़यामत का दिन कायम हो जाएगा। यू नो, पेंडोरा बॉक्स से भी हमारे लिए बढ़ के है। सो PTI वालों से रिक्वेस्ट है कि यार प्रोपेगेंडा भी थोड़ा अकल वाला करें। सारे मैंने देखे थे ट्विटर पे बड़े बड़े जो डिजिटल हमारे चीयर लीडर हैं, लोंडे लपाड़े जिनको मसूर अली खान साहब कहते हैं, जिनको इंजीनियर साहब वो कहते हैं डिजिटल बंदर सबसे अच्छा नाम डिजिटल बंदर है। तो पता है वो ट्वीट्स क्या कर रहे थे? वो इंडिया की जो रिपोर्टें नहीं थी कि एयर बेसिस डिमांडेड इन एक्सचेंज। यार हाउ कैन यू डू दैट यार? नहीं, बट हाउ कैन यू डू इट द फर्स्ट टाइम अराउंड? यानी आपका हाथ नहीं टूट गया उसको क्लिक करने से पहले कि यार, मतलब जैसे कि यार नहीं द फर्स्ट टाइम एज इन बिफोर डिलीटिंग इट। नहीं, वो तो बात है कि स्टूपिड फेक न्यूज़ तो ये बहुत देर से फैला रहे हैं। मोडस ऑपरेंडी है कि थोड़ी देर असली में, क्योंकि मकसद ये नहीं होता कि एक इन्फॉर्म पब्लिक तैयार करना, मकसद ये होता है कि एक इमोशनल बैगेज क्रिएट करना पब्लिक के अंदर के 100 चीज़ें में से अगर 99 बाद में डिस्प्रूव हो जाएंगी ना, वो अपना इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ देंगी।
इस वक्त मैं पीटीआई के एक्सपर्ट से बात करता हूँ, खासतौर पे यूरोप और अमेरिका में बड़े प्यारे चाहने वाले हैं, तो वो ऐसे बात करते हैं जैसे कि ये तो गिवन है कि हम हरामजादे हैं। लाइक क्या, लाइक हाँ। और एक ना एक अजीब सी डाइकोटमी होती है उनके अंदर। ईरान एक नोबल एंटिटी है, वो नेशन स्टेट नहीं है, और पाकिस्तान एक नोबल एंटिटी है। लाइक जानी दोनों मुल्क हैं। वो स्टार्ट फ्रॉम दिस वियर्ड पोजीशन ऑफ ऑनर एंड गैरत एंड डिग्निटी, और वो जैसे जियो पॉलिटिक्स को इतना डम डाउन करके उसका एक ना घरेलू, असली में अर्तुरुल का भी एक ब्लोबैक है। वो जो सोप ऑपरा वर्जन ऑफ पॉलिटिक्स जो असली में यार, वैसे वाकई में मैं थोड़ा सी लिबरल आर्ग्यूमेंट को मानना शुरू हो गया कि शायद अर्तुगरुल इमरान खान ने अवाम को अपने लिए दिखाया था कि मैं हूँ ये, और घरेलू पॉलिटिक्स और उसकी मतलब तलाक करा दो, उसकी शादी करा दो। इट्स अ मच मोर, ऑफ कोर्स दिस इज पार्ट ऑफ इट, ये एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। The personal lives of our leadership do affect the outcomes of our policy making. अलबत्ता ये बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है इसका। आई वुड से ओवरऑल इतना एक कोल्ड कैलकुलस बन चुका हुआ है मॉडर्न नेशन स्टेट का कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी मीम देखा होगा, वो जो वोजैक मीम होता है, द नथिंग एवर हैपन्स, उसका नाम क्या होता है, वो क्या होता है, नथिंग एवर हैपन्स, चड 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 ना, चड उसको कहते हैं ना, नथिंग एवर हैपन्स वाला चड, जो उसके वो होंठ होते हैं और ऐसे एंड को उसने पहनी होती है, देखा हुआ ना। एक मीम है इंटरनेट पे बच्चों में कि नथिंग एवर हैपन्स, और इससे मुराद ये है कि बहुत बड़ी कैलेमिटी को सामने आएगी और देन नथिंग विल हैपन, नथिंग, नो बॉर्डर्स विल चेंज, नो ग्रेट रेवोल्यूशन विल बी इनेक्टेड, कोई बहुत बड़ी कत्लेआम नहीं, यू नो कुछ होता नहीं है निज़ाम में, बातें सब करते हैं, होता कुछ नहीं है। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि आई कैन प्रिडिक्ट यू एंड कैलकुलेट अक्रॉस अ स्पेक्ट्रम ऑफ आउटकम्स कि एक नेशन स्टेट, कोई भी नेशन स्टेट कैसे ऑपरेट करेगी, हाउ विल इट रिएक्ट टू एक्स वाई जी और ए बी सी सिनेरियो। और उसकी रीज़न है कि ये जो बाय इट्स वेरी नेचर बीस्ट है मॉडर्न नेशन स्टेट का, ये बड़ा ही एक मतलब जैसे एक इसका जैसे इस ये एक अजीब ही जानवर है। इसका मेन गोल सेल्फ प्रिजर्वेशन है, और ये वाकई में एक मटीरियलिस्ट उसका वो जैसे शाकाहार है। तो इसमें नहीं फ़र्क पड़ता कि ओए 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 नवाज शरीफ, ओए इमरान खान, ये सब नहीं फ़र्क पड़ता। ये सब जैसे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए होता है या एक ग्लोबल अवामी कंसेंसस क्रिएट करने के लिए होता है। स्टेट लेवल की चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करती। और एज ए थॉट एक्सपेरिमेंट ये रिकमेंड भी कर रहे हैं सारे, ताकि मैं क्वालिफाई कर दूँ स्टेटमेंट को। आप अगर पीटीआई के सपोर्टर हैं, या आप अगर पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं जो अभी इस वक्त हुकूमत पे नहीं है मुराद, या आप अगर नवाज शरीफ स्टैन है और आप कहते हैं शहबाज शरीफ जो है वो लेगेसी ख़राब कर रहे हैं नून लीग की, आप अपने अपने लीडर को इन्विजन करें कि वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं पाकिस्तान के, और वो 2/3 मेजोरिटी भी लेके आए हैं, और वो 45 पे नहीं आए, वो 45 पे हैं, 47 पे भी नहीं आए फॉर्म पे, ठीक। वो ऐसी क्या चीज़ कर लेते अवामी मैंडेट के साथ इस झड़प के अंदर जो एनी डिफरेंट हो फ्रॉम पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी राइट नाउ। 19-20 का फ़र्क होता, अवामी मकबूलियत कितनी है, कम है, ज़्यादा है, 19-20 का फ़र्क पड़ता है ना। हमारी इकनॉमिक सिचुएशन थोड़ी बेहतर, असल में दी अल्टीमेट ये कैद है हमारे ऊपर जदीद दौर के अंदर, वो जोग्राफिया की कैद है, एंड वी आर प्रिजनर्स टू दिस जोग्राफी। तो वी विल ऑल एक्ट इन आवर सेल्फ इंटरेस्ट, वो तो नेशन स्टेट का पैराडाइम है, इन अकॉर्डेंस विद आवर जियोग्राफी एंड द टाइम वी आर इन। यानी ज़माने और मकाने की कैद, ज़मान और मकान की जो कैद है वो बड़ी बहुत डैमिंग है इसके अंदर। यानी आप लेफ्ट राइट नहीं हो सकते इससे। मतलब यूक्रेन की लड़ाई हुई, रशिया की लड़ाई हुई, तो क्या इमरान खान जब मिलने के तो उसके बाद क्या उन्होंने करना था, यूक्रेन में अपनी फौज उतार देनी थी रशिया के दिफा में। यानी ये सब जैसे absurd बातें होती हैं ना। तो बहरहाल पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड फॉर द regime टू collapse. Pakistan can can work with a nuclear Iran. Pakistan can work with a non-nuclear Iran. Pakistan can even work with an Iran जिसके दांत टूट गए, लेट्स से खुदा ना खास्ता इस लड़ाई के अंदर। बट अ collapsed Iran, no regime anymore, no government, no Islamic regime anymore, that is a very chaotic Iran, and Pakistan would not like that at all. तो given those assumptions, आपको क्या लगता है चीफ वहाँ पे क्या डील करके आए हैं, क्या बात करके आए हैं, या क्या ही अमेरिकन हमारे से मांग सकते हैं? दे कैन फ्लाई फ्रॉम एनी विच वेयर इन टू ईरान, दे कैन हैव अ लैंड इनकर्जन इन टू ईरान फ्रॉम इराक, फ्रॉम वेरेवर दे वांट। सीरिया जॉर्डन से लेकर इराक तक अनइंटरप्टेड एयर स्पेस है।
दिस इज़ नॉट अफगानिस्तान। ना ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है। ना पाकिस्तान 2001 वाला है, ये पाकिस्तान 2025 वाला है। पाकिस्तान की मिलिट्री टेक्नोलॉजी सारी चाइनीज़ है अब, इट्स नॉट अमेरिकन एनी मोर। बहुत एक माइन्यूट फ्रैक्शन तो है ऑब्वियसली, इंटेलिजेंस अपरेटस भी कुछ हमारी टेक्नोलॉजीज हैं। और ना ये अमेरिका 2001 वाला है, लेकिन यूनिपोलर दुनिया नहीं है। रूस और चीन वेन करना लग गए। सो गिवन ऑल दिस सर्कमस्टांसिस, आई थिंक इतना सिंप्लीफाई ना किया करें ग्लोबल पॉलिटिक्स को, और दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान की पुष्ट महफूज करे और ईरान को इसमें कामयाबी के साथ, एक इज़्ज़त के साथ इसमें से इसको निकाले। बिकॉज इसराइल ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना, उसके लिए है विन लॉस सिचुएशन। जीरो सम गेम इसराइल ने क्रिएट कर दिया है। ये बड़ी, हाँ, इस पॉइंट पे इसराइल ने रजीम में चेंज करांगा, बम भी मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम भी मुका देंगा, ठीक है ना जी। अब दिस इज सच अ लॉफ्टी गोल कि उसने अपने आप को एक लॉन्ग टर्म फॉर एवर वॉर में जानते बूझते हुए डाला है, बाय द वे नीयत से डाला है। अमेरिका डिसाइड कर रहा है, वे आउट कर रहा है, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ईरान में रजीम चेंज, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने के लिए बस्टर बम्बों से। वो भी बहुत बड़ी ताबकारी भी फैलती है यार, कंटेनमेंट इतनी को मजाक नहीं होता। वो ये इंडिया वाला नहीं होता कि किराना हिल में बम फट गया, वो इजिप्शियन आ गए बोरॉन लेके, रेत ले गया, देखा था रेत लेके। ये यू थिंक दिस इज जोक कि वो सस्ता जहाज लेके आ गए, बोरॉन गिरा रहे हैं, हमने रोक लिया न्यूक्लियर रेडिएशन। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा वो चेरनोबिल की प्रोग्राम की फिल्म देख लें कि जब सिविल प्लांट लीक हुआ था। मेरी तो जाती राय है कि वो एस्पिनाज था और अमेरिकन ने कुछ सबटरफ्यूज किया था, बट तारीखी वो है कि नहीं, वो जो एक डिज़ास्टर हो गया था। आप उसको जैसे भी माने, आप सोवियत यूनियन ने कैसे कंटेनमेंट की थी आपको लग पता जाएगा, कितने लोग मार गए थे उसके अंदर। किराना हिल फट गया, किराना हिल फट गया, फोर्दो में मार दो, फोर्दो में मार दो बम। ये मजाक नहीं है, ये इंटरनेट पर ठट्ठा मजाक। आप जब ये बकवासियात करते हैं ना सारे बैठ के, तो जो ओपिनियन मेकर और जो पॉलिसी मेकर हैं वो देख रहे होते हैं कि अवाम कितनी हमारी चमन है, और जितनी अवाम होगी उतने ज़्यादा आसान है उनके डिसीजंस मेक करना जो कि आपके फेवर में नहीं जाते। तो बहरहाल रियासत देख रही है क्या ट्वीटिंग कर रहे हैं आप लोग, और क्या आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और मैं हैरान हुआ हूँ जो इतना ज़्यादा बंदा हामी है फ्री स्पीच की, मुझे कहना पड़ रहा है बस कर दो, मत ट्वीट करो ये स्टूपिड शिट। मैं पता है ये खबरें फॉल्स होती हैं, 10 मिनट रुक जाया करो, 15 मिनट रुक जाया करो, वेरीफाई कर लिया करो खबर को। आप भी इंडियन से कुछ सीख लें। ग्रॉक भैया, ग्रॉक पापा, सर प्लीज टेल मी, इज दिस न्यूज CNN चैनल 18 न्यूज अबाउट an in-camera meeting between the chief of army staff and the president of America true? So grow up and दोबारा मैं कहूँगा शाह वाली डिसअपॉइंटमेंट दे रहे हैं आप लोग, शाह वाले क्राउड वाली डिसअपॉइंटमेंट दे रहे हैं। वी आर इन अ टाइट सिचुएशन। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्ग है, बट हमारी पोजिशनिंग ठीक है, बट इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन अक्रॉस द बोर्ड इंसानियत के लिए। इसराइल एक एंटिटी के तौर पे एक रैबिड आपको साफ नज़र आ रहा है कि यूरोप अबैंडन कर रहा है। डू यू नो दैट मलाला ने मिशन बनाया है, और व्हाट अ पीस ऑफ जंक ह्यूमन बीइंग, व्हाट अ जंक ह्यूमन बीइंग। प्लीज़ अगर आप अभी तक आ गए हैं वीडियो में, प्लीज़ मलाला को जाके टैग किया करें कि यू आर अ गार्बेज पर्सन। तो कमेंट किया करें इज़ अ रियल गार्बेज पर्सन, एंड आई होप जिस तरह की वो गार्बेज के साथ एसोसिएट करती है, वो उन्हीं के साथ उसका जो है ना आखिरत में हशर हुई है। रियली मैं बदवा दिल से देता हूँ मलाला यूसुफजई को, जो प्लेटफॉर्म अल्लाह ने उसको दिया था एंड व्हाट शी डिड गाज़ा के मामले को लेके। बट द पॉइंट इज़ के यूरोपियन मार्केट्स भी अब अपने आप को सेपरेट कर रही हैं फ्रॉम इसराइल, और ओपिनियन मेकर सारे मैदान में आ रहे हैं। यूके में इट इज़ हर एंड एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है ना, और लॉ मेकर, एक एक्ट्रेस है एंड लॉ मेकर, वो सारे मिल के कोई एक ग्रुप बना रहे हैं। वो असली में ना ये जो 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 ये है ना परफॉर्मेटिव एक्टिविज्म की इकोनॉमिक्स, इसके अंदर भी बड़ी सिनिकल मार्केट प्लेस है। ग्रेटा की कामयाबी देखते हुए भी वो खरबूजे को रंग पकड़ता है। और दे रहा है, दुरुस्त वाला हिसाब नहीं है ये, सिर्फ यूके की और यूरोप की फॉरेन पॉलिसी का ये दे रहा है, इसमें दुरुस्त कुछ नहीं है। ये सिर्फ यूरोप की फॉरेन पॉलिसी एक्सरसाइज होने जा रही है। तो ओवरऑल यूरोप इज अबैंडनिंग इट वेरी फास्ट, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज पिस्ड ऑफ। अमेरिका लास्ट मोरा रह चुका हुआ है इसराइल का। दुआ करें इस गिरती हुई वो क्या कहते थे बच्चे, इस गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। हमेशा की तरह आपको सुनने का शुक्रिया।